वेलकम बैक एवरीबॉडी। हसनैन से एक सवाल पूछने लगे और बहुत ही गहरा सवाल है। आज कौन सा दिन है? जुमरात। हसनैन, आई मीन व्हाट डे आर वी सेलिब्रेटिंग? ओह अच्छा, क्या दिन है? नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज ही हम सेलिब्रेट कर। कितनी आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की 24, कोई कहता है 22, कोई कहता है 25, कोई 26 पे भी पहुंच गए अब। हाँ 24 पर, मतलब बढ़ती जा रही है आबादी। इन शॉर्ट कुछ साल पहले देखें तो 20 का ये फिगर मुझे याद है, जब मेरे अकॉर्डिंग टू यू मेरे वाले दिनों में, तो ये 20-19 वाला फिगर भी याद है। 14 करोड़ वाला भी याद होगा आपको? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, तो ये 20-21 वाला मुझे अच्छे से याद है। फिर उसके बाद अब ये 24-25 वाला फिगर। लेकिन बजट के हिसाब से आर यू सेटिस्फाइड? जो मुझे लगता है बजट तो इस तरह आता है जैसे कोई 4-5 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान हाँ की। ऐसे ही है, लेकिन बजट भी इस तरह के टैक्सेस लग जाते हैं ना कि वो आबादी को कम करने की कोशिश होती है कि हर तरफ टैक्सेस लगा दें। हाँ, वो आबादी को इस तरह से हम खत्म करना चाह रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं करना चाह रहे, हम टैक्सेस लगा के आबादी को खत्म करना चाह रहे हैं, अवाम को खत्म करना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपने ठीक है। बड़ी स्मार्ट हुकूमत है हमारी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए बजट बड़ा शदीद किस्म का मार्केट में आ जाता है ताकि अवाम जो है बिल्कुल लेकिन इसका हल भी हमें ढूंढना है। और इसका हल लेने के लिए मेरा ख्याल है कि हमारे पास माहिर मुआशियात जनाब खाकान नजीब साहब मौजूद है। खाकान साहब, वार्म वेलकम टू शो सर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे मसाइल भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? और दुनिया भर में भी ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, चाहे छोटे मसाइल हों या बड़े मसाइल हों, दुनिया सारी ही ऐसे मसाइल से परेशान है। I think World Population Day is again one of the most important days for us in terms of policy making. अगर आपकी पॉपुलेशन 2 से 2.5% बढ़ती रहेगी और आप फैसलाबाद जैसा शहर हर साल एक नया ऐड करेंगे, विच मीन्स 60-70 लोग, तो आप मुझे खुद बताइए कि आप कितनी भी पॉलिसी मेकिंग कर लें, आप कितने भी रिसोर्सेज पैदा कर लें, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इन सब बच्चों को तालीम दे सकें, इन सब बच्चों को स्टंटिंग से निकाल सकें। ये वो मुल्क है जहाँ पे 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं। इसका मतलब है वो अपनी एज से बहुत कम ग्रो किए हैं। फिर माल न्यूट्रिशन इतनी है। हमें सीरियसली इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और इसका मतलब पॉपुलेशन मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ख़वातीन को ज़्यादा वक्त दें। ये सब चीज़ें जो हैं ये निहायत इम्पॉर्टेंट है। ये वो सोशल सेक्टर की पॉलिसी है विच गेट्स द लीस्ट अटेंशन इन पाकिस्तान। इस तरह बढ़ते जाएंगे, इस तरह ग्रो करते जाएंगे, तो फिर अपने दोस्तों से क्या सीखेंगे? हम कहते हैं चीन हमारा दोस्त है, पता नहीं किस पहाड़ से ऊंची और किस समंदर से गहरी दोस्ती है। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी की थी ना अपने मुल्क में। हम असल बात की तरफ कभी नहीं आते। मुझे खुशी है कि आपने अपनी बात का आगाज इस चीज़ से किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, और कई हुकूमतों ने तवातर से साल हर साल हमने इसको कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। हर एक को ये सोचना है कि ये वो चीज़ है जिसके पे हमें बात करनी चाहिए और हमें इस पे तालीम हासिल करनी चाहिए और इसको हमें मंजर आम पे लाना चाहिए। सो आई एम रियली ग्लैड कि हमने इसकी गुफ्तगू की है और आज सारा दिन जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। अब जहाँ तक पाकिस्तान की जी खाकान साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जहाँ तक पाकिस्तान के बजटिंग और रिसोर्सेज का ताल्लुक है, तो देखिए ना, आज भी हम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को चंद रुपए देते हैं हर क्वार्टर में ताकि वो गुजारा कर सकें अपना और वो वल्नरेबल ना हो। 40% लोग जो हैं वो पॉपुलेशन हमारी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे रहती है। दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और पॉपुलेशन का अगेन इससे एक बहुत बड़ा रोल है। एक बजट आया है, एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, IMF के साथ जाना चाहते हैं, पॉलिसी साजी मुल्क में एक आउटसोर्स्ड सी है, हमारी अपनी थिंकिंग कम है, हम रिलाई करते हैं आउटसोर्स थिंकिंग पे, IMF पे, बाकी मल्टीलैटरल्स पे। एक हुकूमत ने ये कोशिश की है कि एक ऐसा बजट बनाया जाए जो IMF से एग्रीमेंट करवा दे ताकि पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे किए जा सकें। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सी तकलीफ इनकम, जो पर्सनल इनकम टैक्स कमाते हैं, सैलरीड को भी, नॉन सैलरीड को भी गई है। अब एक कोशिश करनी चाहिए कि हम एग्रीकल्चर इनकम को, रिटेल को, रियल एस्टेट को, जो बाहर हैं टैक्स नेट से, जो टैक्स गैप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं,
पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक आबादी है जो अपनी जो उनकी सख्त है उतना टैक्स नहीं देती, कुछ को हमने खुद बाहर छोड़ा हुआ है। अभी हमने लिखा है अपने बजट्स में कि हम 9.5 अरब पूरे मुल्क से लेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये 20-22% है पूरे मुल्क की जीडीपी के हुजम का, और पूरा मुल्क 13,000 अरब टैक्स देने जा रहा है। तो हमें ये चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इसके साथ साथ बिजली के जो बिलों का बढ़ना है वो भी लोगों के लिए तकलीफ है। इसमें भी सारे पाकिस्तान को प्रेशर करना चाहिए स्टेट को कि वो तंजीमें न करे हमारी एनर्जी सेक्टर की, अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करें, जो लाइन लॉसेस हैं, जो चोरी होती है उसको कम करें, पूरे मुल्क के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें, प्राइवेटाइजेशन करें। ये बड़े कलीदी इस पे फैसले हम हैं। लोग मुतअद्दिद बार बात करते भी हैं। आज हम लोगों ने ज़रा सोचा कि पॉपुलेशन पे पर्टिकुलरली बात की जाए, तो मैं उसी की तरफ वापस आऊँगी। अब आबादी के कंट्रोल के लिए हमारी हुकूमत ने अभी तक क्या किया है, क्या वो काफ़ी है? अभी का बजट हमारा रिसेंटली पेश हुआ, वो पास हुआ, वो बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। उस बजट में इस पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से या क्या किया गया, क्या स्टेप्स लिए गए? देखिए, अगर आप ये सोचें तो जैसे हमने कई स्कीम्स चलाई थी, 2 बच्चे ही अच्छे, फिर लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जितनी खवातीन और हजरात तालीम याफ्ता होंगे, जितना इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ की जितनी आगाही होगी कि हमने पॉपुलेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है और ये क्यों मेरी सारी बहनों के लिए एक अच्छी चीज़ है और बच्चों की नशो-नुमा के लिए एक अच्छी चीज़ है। सो आई थिंक कि हुकूमत तो जो कर सकती है सो कर रही होगी, पर असल बात यह है कि आई थिंक मीडिया का इतना इफेक्टिव अब रोल है हर चीज़ में कि आई थिंक कि आज हमें सारा दिन इस पे जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। इसकी क्या आइडियोलॉजी है, हम ये क्यों करना चाहते हैं, हम अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले सालों में क्या होगा, और इसका रिसोर्सेज पे प्रेशर कैसे आता है, और मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि आपके बच्चे को वो ग़िज़ा नहीं मिली जिससे वो पूरा ग्रो कर सके। इसका तो मतलब ये है, आप हैरान होंगी कि मतलब 40% बच्चे तो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकते और कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। तो हम जो कहते हैं कि बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, हम ये कर लेंगे, वो आप कर ही नहीं सकते। दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट वी हैव टू डेवलप। और इसमें ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो औरतों की तालीम होना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अ वुमन इन द हाउस प्रोड्यूसेस द रियल हाउस होल्ड। मेरी वालदा जो थी वो गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन थी, मेरी बहन जो है वो एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, मेरी जो बेगम है वो PhD हैं और दुनिया भर में टैक्स के निज़ाम को ठीक करती हैं। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ दीज 3 women। एंड तीनों के मतलब अगर आप देखें तो दे हैव द सेंस कि उनके माय मदर हैड 2 children, माय सिस्टर हैज 2 children। सो ये आई थिंक तालीम शऊर जो है वो सबसे बढ़ के है नेशन बिल्डिंग में। अच्छा खाकान साहब, थोड़ा सा क्योंकि आप माहिर मुआशियात भी हैं तो हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। टैक्सेस के ऊपर आपने बात की, तो आपके तो घर में भी PhD की हुई है टैक्सेस के ऊपर बाबी ने। सो ये बताइए कि जो टैक्सेस के ऊपर पहले आपने बात की, मैं थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ी सी इलेबोरेशन चाहता हूँ कि जो टैक्स नेट है हम उसको नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, चाहे आप फ्लोर मिल्स की बात कर लें, चाहे आप पेट्रोल पंप्स मालिकान की बात कर लें, हम उन पे इजाफी टैक्सेस लगा रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस लगा रहे हैं। सो ये तो कम करना चाहिए, मेरे ख्याल टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। असल जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि हम टैक्स की बेस को बढ़ाने में कामयाब नहीं होते। इसमें हुकूमतों का तो किरदार है ही है। हुकूमतों का एक अच्छा FPR बनाना, एक अच्छा प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनाना। ये याद रखिए कि 5 हुकूमतें काम करती हैं पाकिस्तान में, पर सबसे बढ़ के उन लोगों का भी तो किरदार है कि जब हम रिटेलर और होलसेलर पे टैक्स लगाते हैं तो स्ट्रीट एजिटेशन होती है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो डोमिनेंट है इस वक्त प्रोविंशियल और जो आप असेंबलीज हैं तो वो नहीं लगा पाते। कैसे अफसोस की बात है कि हम ये कहते हैं कि हम IMF के कहने पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। मतलब मुझे तो दिली दुख होता है जब इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है। यार, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसलिए लगाना है कि वो भी मेरे भाई बहन वही टैक्स दें जो उनकी इस्तात के मुताबिक हो, ना कि वो 1 लाख रुपया टैक्स दे रहे हों जबकि उन्हीं के अर्नर्स जो दूसरे हैं वो 50 लाख रुपया टैक्स दे रहे हों। इतना शरअ टैक्सेशन में फ़र्क जो है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी याद रखिए कि हमारे लार्ज फार्म होल्डर्स जो हैं 1% जो हैं वो 22% अराजी पाकिस्तान की होल्ड किए हुए हैं।
दीज आर द डिस्क्रेपेंसीज। इसीलिए लोग पाकिस्तान से खाइफ होते हैं कि ऐसी इक्विटी क्यों नहीं है। सो इक्वालिटी का मतलब सबसे बढ़ के ये है कि मैं हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक टैक्स दे। तीसरी चीज़, हमने रिटेल के अलावा, होलसेल के अलावा जो हमारा सेक्टर है रियल एस्टेट का, उसको पनपने दिया है और बड़े कम टैक्सेशन पे पनपने दिया है। आज भी याद रखिए कि इवन हुकूमत ने कुछ चीज़ें की हैं इस बजट में, कुछ मेजर्स लिए हैं इस बजट में रियल एस्टेट पर आप अगर हाई इनकम अर्नर हों तो आप एबीएन से जब अपनी सैलरी लेंगे तो उस पर 39.5% टैक्स कटेगा। अगर मैं हाई इनकम अर्न कर रहा हूँ रियल एस्टेट यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स में, तो सिर्फ 15% टैक्स कटेगा। तो आज भी हम उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसी तरह। मैं अब भी समझता हूं कि हुकूमत ने ये काम किया है, उस पर कुछ बेहतरी की है और बेहतरी करनी चाहिए ताकि लोग डिसइंसेंटिवाइज हों। खाकान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो टैक्स नेट है इससे मेरा भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। हमारे यहाँ एफबीआर है, पीआरए है, बीआरए है, एसआरबी है, केपीआरए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जितनी भी हमारी उसके साथ कन्वर्सेशन होती थी या फिर हमारे आज भी दोस्तों की कन्वर्सेशन होती है, कुछ मामलात होते हैं लिटिगेशन के, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ड्यू टू दी स्टेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे 10-15 साल से एक ही गवर्नमेंट है, तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे बैठे हुए और बड़ा ईजी किया हुआ उन्होंने टैक्स के मामलात को। जो ये स्टेबिलिटी कितना ज़्यादा मैटर करती है? ऑफ कोर्स जी, बात यह है कि स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी जो है, ये दो जुज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सर्टेनिटी से मतलब है कि अगले 2-4-5 साल का एटलीस्ट, मैं नहीं कहता कि डेवलपिंग वर्ल्ड में आप 10 साल की सर्टेनिटी दे सकते हैं, 20 साल की दे सकते हैं। चीज़ें चेंज हो सकती हैं, हमारी एक जियो स्ट्रेटिजिक पोजिशन है वो तब्दील हो सकती है, अराउंड एरियाज में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से तब्दील होता है, यूक्रेन वॉर हो गई, एक शॉक लग गया। बट इंटरनल सर्टेनिटी का मतलब यह है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, पर आपकी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं कई तरीके से, जैसे एनएफसी और प्रोविंशियल सरप्लसेस हैं, पेंशन्स हैं, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है, शेयरिंग ऑफ सब्सिडीज है, प्रोविंसेस ने क्या चलाना है, इन सब सब्जेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने ये सारे रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनाई, पर आज भी इनके पास बहुत मेजर टैक्सेशन है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इनके पास है, मोटर व्हीकल टैक्स इनके पास है, जीएसटी ऑन सर्विसेज इनके पास है, प्रॉपर्टी पे यानी कि जो चीज़ आप प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कहते हैं, नॉट कैपिटल गेन्स बट प्रॉपर्टी टैक्स इनके पास है। याद रखिए कि आज भी आपके शहर कराची, लाहौर बहुत ही एफ्लुएंट शहर हैं, उसमें एफ्लुएंट आबादियां भी हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली टैक्स करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के मुताबिक अभी भी आप बहुत पीछे हैं। मतलब हमारा जो पूरा पंजाब है वो मिलाकर भी शायद एक शहर के मुताबिक टैक्स नहीं लेता जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ले रही हैं। इट इज़ अनफेयर कि करोड़ों की मकान चंद हजारों में या 1-1.5 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हों। ये वो मेजर्स हैं जो पाकिस्तान ने लेने हैं, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान की वो क्लास जो कि पाकिस्तान की एक तरह से बहुत से एरियाज में पाकिस्तान की पॉलिसी साजी में अपना रोल रखती है। उनको खुद ये सोचना है कि इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या ऐसे टैक्सेशन के मेजर्स हैं, छोड़ दें दुनिया क्या कह रही है। जैसे मैंने आपके सामने रखे, आपने वेल्थ टैक्स उड़ाया, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाया। आप जरा सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। वक्त खत्म हो गया, मैं ब्रेक शामिल करनी है। बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।